नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी स्पेशल न्यूज में आपके साथ हृदय थपलियोड़। आगे आपको दिखाते हैं हरिद्वार सांसद एवं केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने 2021 के कुंभ को 2010 के कुंभ से अलग बताया। उन्होंने हरिद्वार में चल रहे विकास कार्यों और शिक्षा नीति के ऊपर जानकारी दी। इसमें भी अच्छा कुंभ होगा और जिसकी आप बात कर रहे हैं 2010 में उस समय परिस्थितियाँ कुछ और थी। आज थोड़ा सा परिस्थितियाँ बदली हुई है। पूरी दुनिया कोरोना के महासंकट से होकर के गुजर रही है, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा नई चुनौतियाँ हैं इस समय, काम करने की, लोगों के आने की, दूरियाँ बनाए रखने की। तो उन चुनौतियों का मुकाबला निश्चित हमारी स्टेट गवर्नमेंट करेगी और मैं आशा कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा कुंभ होगा। तो कोरोना का जो संक्रमण चल रहा है, इसको लेते हुए कितना इफेक्ट पड़ेगा इस पूरे? अब देखिए, रोगों को तो रोकना बहुत मुश्किल होता है और जहाँ तक गंगा का है, गंगा के प्रति जो लोगों में आस्था है, श्रद्धा है, मैं समझ सकता हूँ कि जब 2010 में हमने महाकुंभ कराया था तो उस कुंभ में 100 से भी अधिक देशों के लोग आए और उसने पूरी दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। तो लेकिन इस समय सबसे हमको अनुरोध तो करना ही पड़ेगा कि थोड़ा सा बदली हुई परिस्थितियाँ हैं, कुंभ में लोग आएँ लेकिन उन नियमों का ज़रूर पालन करें जिससे उनकी भी सुरक्षा होगी, परिवार की भी उनकी सुरक्षा होगी। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि अच्छा ही कुंभ होगा। आज नड्डा जी आ रहे हैं, 4 दिन का प्रवास उत्तराखंड में रहेगा। क्या माने कि आने वाले समय चुनाव जो है उसकी तैयारी शुरुआत होने? हाँ, निश्चित रूप में नड्डा जी ने यहाँ से शुरू किया है ये अभियान और देवभूमि से जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ये अभियान शुरू कर रहे हैं वो अभियान अद्भुत होगा। और उत्तराखंड तो वैसे भी बीजेपी का गढ़ है। यहाँ के कार्यकर्ता में बहुत उल्लास है, उत्साह है, उमंग है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने पर तो और ज़्यादा जोश आया है। तो 4 दिन का जो प्रवास होगा और इसके बाद पूरे देश में उनका प्रवास है, तो निश्चित रूप में देवभूमि से जो ये प्रवास शुरू हो रहा है वो उनके जो शिखर तक उनकी यात्रा है। वैसे भी आपने देखा है कि नड्डा जी बहुत सहज कार्यकर्ता रहे हैं, बिल्कुल ज़मीनी कार्यकर्ता रहे। कार्यकर्ता से लेकर के और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचने की यदि उनकी आप यात्रा को देखेंगे तो आपको लगेगा एक सामान्य कार्यकर्ता भी है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अमित जी ने पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाया है इसको, अमित शाह जी ने। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से काम हो रहे हैं, लोगों का जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी से और तेज़ी से बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का जो ये कार्यक्रम यहाँ से शुरू हो रहा है वो अपने में एक खूबसूरत इतिहास रचेगा। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हैदराबाद के चुनाव चल रहे हैं, भाग्यनगर रखने की बात की बीजेपी ने और चुनाव में जो परिणाम जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है उसको लेकर मुझे लगता है कि पूरे देश के लोगों ने मन बना दिया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक सूत्र दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, कोई दूरियां नहीं बनाना चाहते हैं और सबका विकास करना चाहते हैं। तो सबका विकास भी करना चाहते हैं, सबको साथ भी रखना चाहते हैं और सबका विश्वास भी लेना चाहते हैं। पूरा देश आज मोदी जी पर विश्वास कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर रहा है। और जो अभी हैदराबाद में जो जिस तरीके से लोगों ने विश्वास कर रहे हैं, लोग आगे भी करेंगे, उससे निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी का वहाँ परचम लहराएगी। सर आपके क्षेत्र में 2 केंद्रीय योजनाएं चल रही हैं, एक गेल की गैस लाइन और दूसरी विद्युत भूमिगत लाइन। लेकिन क्षेत्र में इन दोनों में ही आपके स्तर से क्या मॉनिटरिंग की जा रही है? यहाँ तो लोकल लेवल के नेता और मंत्री कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि 2 ही नहीं, यहाँ तो कई योजनाएं चल रही हैं केंद्र की। आप जो गेल की जो पाइपलाइन वाली नहीं है, सैकड़ों करोड़ की वो भी है। तो ऑनलाइन जो अंडरलाइन जो है बिजली का जो है, बनारस के बाद देश का दूसरा शहर है। और अभी मेडिकल कॉलेज अभी शुरू होने वाला है। और ये जो चल रहा है, जितने पुल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तो हरिद्वार का पूरा नक्शा बदल रहा है। नहीं सर, और जो रिंग रोड अभी आने वाली है, तो ये जितने भी योजनाएं, एक नहीं, यदि मैं बहुत सारी योजनाओं का नाम लूँगा तो बहुत समय लगेगा। जहाँ तक आपने कहा है कि उनके बारे में क्या चल रहा है,
लगातार उनकी देखरेख भी हो रही है और ये अच्छा काम हो उसमें कोशिश हो रही है। संबंधित विभाग भी कोशिश करते हैं, भारत सरकार का जो विभाग है वो भी कोशिश करता है और स्थानीय आधार पर भी जो उनके साथ जुड़े वो विभाग है वो भी ये कोशिश करते हैं। सर करंट फैल रहा है, ट्रांसफार्मर गिर रहे हैं, गैस की लाइनों में आग लग रही है, चला है पूरा शिक्षा कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त हुई है, बच्चों का ऑनलाइन पढ़ाई। देखिए पूरी दुनिया में आप समझ सकते हैं जब लोग घरों पर कैद हो तो अभिभावक ने और अध्यापक ने दोनों ने मिल करके उस बच्चे को अवसाद में नहीं जाने दिया। छोटी बात नहीं है। आज भी हमारे लगभग 25 से 30 करोड़ बच्चे ऑनलाइन पर आ गए और हम अंतिम छोर में रहने वाला बच्चा जिसके पास स्मार्ट टेलीफोन नहीं है, जिसको नेट की सुविधा नहीं है, वहाँ तक हम कैसे पहुँच सकते हैं, इसके लिए युद्ध स्तर पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन ये दुनिया का पहला उदाहरण होगा हिंदुस्तान। नहीं तो आप कल्पना कर सकते हैं यदि ऑनलाइन नहीं होता तो क्या होता। आने वाले समय में क्या लग रहा है, कब तक स्कूल खुलने की संभावना दिख रही है? अब जैसे राज्यों को कहा है, ये राज्यों को ये कहा है, मुख्यमंत्री गण को कहा है कि उनके राज्य में वो अपनी परिस्थितियों को देखते हुए और सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करते हुए वो जैसे जैसे परिस्थितियाँ होती वैसे वैसे उनको स्कूल खोलने चाहिए। ये राज्यों पर छोड़ा हुआ है। लेकिन आपको इस बात की खुशी होगी कि हमने कोरोना काल में जेईई की परीक्षा करवाई, ऐतिहासिक हुई। नीट की परीक्षा पूरी दुनिया में कोरोना काल की सबसे बड़ी परीक्षा हुई है, वो भी सफलतम रही। और हमारे ही जो हमने जो मानक बनाए थे, आज बिहार के जो चुनाव आयोग ने कहा कि हम उन्हीं मानकों पर चुनाव कराएंगे, वो भी सफलतम रहे। तो मुझे लगता है कि शिक्षा विभाग ने जो पहल की है और जो इस बीच काम हुए हैं उसको मुझे खुशी है कि देश के लोगों ने उसको बहुत अच्छा माना है। और जो नई शिक्षा नीति इसी कोरोना काल की जो दुनिया का सबसे बड़ा रिफॉर्म है, जिसको आज पूरी दुनिया उसकी तारीफ़ कर रही है, सराहना हो रही है और यहाँ तक कि कैम्ब्रिज ने भी उसकी सराहना करते हुए कहा है कि ये बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के शिक्षा नीति आ रही है। तो मुझे लगता है कि देश जो हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 21वीं सदी का स्वर्णिम भारत चाहिए, ऐसा भारत जो स्वच्छ भारत हो, सशक्त भारत हो, समृद्ध भारत हो, आत्मनिर्भर भारत हो, श्रेष्ठ भारत हो, ऐसे भारत की जो आधारशिला है वो नई शिक्षा नीति उसकी आधारशिला बन करके आएगी। मुझे इस बात का सौभाग्य रहा है कि ये नई शिक्षा नीति को मेरे समय में आई है और उसके लिए मैं हरिद्वार के लोगों का भी गहरी जो अपने अंदर की गहराई से, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं भारत की संसद में जाऊँ। मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आशीर्वाद दिया कि मैं शिक्षा का काम कर सकूं और मैंने नई शिक्षा नीति को लोगों के सामने लाया और पूरे देश ने उसको बहुत अच्छे तरीके से स्वीकार किया। मैं पूरे देश का भी आभारी हूँ। धन्यवाद।